नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की घोषणा। सांसदों और राजनयिकों का दल 4 से 5 देशों का करेगा दौरा। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। सहकारिता महासम्मेलन समेत कई अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भारत ने बांग्लादेश को दिया झटका। रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड समेत कई वस्तुओं के भूमि मार्ग से आयात पर लगाई रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन संघर्ष रोकने के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की से कल करेंगे फोन पर बात। व्यापार पर भी होगी चर्चा। और नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण आज। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर पर होगा समारोह। दुनिया भर से कई बड़े नाम होंगे समारोह में शामिल। आइए अब इन सभी समाचार को जान लेते हैं विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी और इसीलिए भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई जैसे देशों की यात्रा पर जाएगा। इस दौरान सांसद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और आतंकवाद पर दुनिया भर में चर्चा करेगा। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में निशिकांत दुबे के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क की यात्रा करेगा। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर की यात्रा करेगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सेरा लियोन की यात्रा पर जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया की यात्रा करेगा। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस की यात्रा पर जाएगा। और वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेगा। तो सर्व प्रतिनिधिमंडल सर्वदलीय जो अलग अलग देशों में जाएगा, श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कौन कौन सदस्य हैं वो हम आपको सूची बता रहे हैं और कौन कौन से देश की ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यात्रा करने वाला है वो। वहीं आतंकवाद के खिलाफ सरकार की ओर से गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम है। अपना नाम इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शामिल किए जाने पर निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारगुजारियों और भारत के आतंकवाद के खिलाफ 78 साल से हमारे संघर्ष को मुस्लिम देशों को बताने के लिए चुना है। निशिकांत दुबे के साथ एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे। निशिकांत दुबे ने इसे लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा बताया है और कहा है कि वो और ओवैसी एक साथ भारत के लोकतंत्र और मुसलमानों के भारत में मिले सम्मान, स्वाभिमान और समानता को बताएंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पश्चिमी यूरोप में जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर खुशी जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसे सहायता देने के लिए पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए ये हमारा संयुक्त प्रयास है।
और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं और इसी कड़ी में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के विभिन्न देशों का दौरा करेगा, बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से बेहद ही कम समय में भारत की तरफ से चलाया गया, साथ ही साथ पाक के नापाक इरादों को, कारगुजारियों को भी अब दुनिया के सामने लाया जाएगा। संध्या, जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है विभिन्न देशों की यात्रा पर, उसमें देखिए कि सिर्फ सांसद ही नहीं है, तमाम ऐसे नेता हैं या विशेषज्ञ हैं जिनको शामिल किया गया है। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर से आते हैं, लंबे समय तक विपक्ष के नेता रहे राज्यसभा में, उनको भी इस प्रतिनिधिमंडल में जगह दी गई है। सलमान खुर्शीद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सैयद अकबरुद्दीन है, सब जानते हैं कि जाना पहचाना नाम है, विशेषज्ञ हैं। आप विदेशी मामलों को देखें तो उनको प्रवक्ता के तौर पर जो पहचान थी वो एक तरह से देखें सबके सामने है। और भी तमाम महत्वपूर्ण नाम है। SS अहलुवालिया बीजेपी के सांसद रहे हैं, वो भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। तो ऐसे तमाम नामों को शामिल किया गया है जो दरअसल इस प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे। यानी सांसद तो है ही, इसके साथ ही साथ कुछ अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देखें बीजेपी के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, विशेषज्ञ हैं, तमाम जो विपक्षी दलों के जो सांसद हैं उनको शामिल किया गया है। सुप्रिया सुले हों या फिर प्रियंका चतुर्वेदी हो या बाकी सांसद हो, बीजेपी की तरफ से बृजलाल या तेजस्वी सूर्या, रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में एक दल जा ही रहा है, कनिमोई TMK से। तो ये दिखाता है कि भारत एक संकल्प लेकर, भारत एक संदेश लेकर दुनिया भर के देशों के सामने जा रहा है कि देखिए भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमेशा लड़ता रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था वो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर को खत्म करने का करने का था। अब देखिए जो निशिकांत दुबे जिस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है उसमें उवैसी साहब हैं, निशिकांत दुबे हैं, ये UAE जा रहा है, सऊदी अरेबिया जा रहा है। तो सऊदी अरब बहुत महत्वपूर्ण देश है, हम जानते हैं। तो वहाँ ये बताने की कोशिश होगी कि देखिए क्या कुछ तथ्य रखे जाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान एक फेक एजेंडा, एक फेक नैरेटिव दुनिया के सामने रखता रहा है। इसी के साथ ही साथ आप देखें कि ये प्रतिनिधिमंडल जिन देशों की यात्रा कर रहा है उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य वाले देश शामिल हैं। अमेरिका है और भी बाकी देश हैं, वो रूस है। तो वहां पर भी ये प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। तो हम दुनिया भर के जो ताकतवर देश हैं, जो महत्वपूर्ण देश हैं, उनको तथ्यों के साथ ये बताने जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारा उद्देश्य था वो पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का था और किस तरह पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है कि वो अपने यहाँ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता रहा। हम जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा था कि IMF को पुनर्विचार करना चाहिए, जो उसने दोबारा कर्ज देने की सहमति जताई है पाकिस्तान को। तो इसका इस्तेमाल कहीं टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने में ना हो। तो अब भारत आगे जाकर यह भी बता रहा है कि पाकिस्तान को जो भी देश मदद दे रहे हैं उनको यह बात समझनी चाहिए कि उनकी जो मदद है वो अप्रोच तौर पर आतंकियों को मदद हो सकती है, उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में उपयोग हो सकती है, क्योंकि अभी तक का पाकिस्तान का रिकॉर्ड दे रहा है। और दुनिया में जितने बड़े आतंकी हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलता रहा। और दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकवादी था पाकिस्तान में जो छुपा हुआ था 5 साल से, अमेरिका ने उसे पाकिस्तान में ही मार गिराया था, लेकिन पाकिस्तान ने उससे पहले कभी स्वीकारा नहीं कि वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ है। तो अब दुनिया को ये बताने का समय है कि पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा है, वो आप समझिए। और सभी लोग आतंकवाद के किसी भी तरीके को, चाहे वो आतंकवादी हो या उनको समर्थन करने वाले देश हो, उनके खिलाफ खड़े हुए। शैलेंद्र, देखिए यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जहां राष्ट्र धर्म की बात आती है तो सभी दल एक साथ हो उठते हैं, एकजुटता दिखाते हैं। और साथ ही साथ ये बदले हुए भारत का सशक्त नेतृत्व भी है कि कूटनीतिक लिहाज से किस तरह से कदम आगे बढ़ाए जाएं ताकि भविष्य में, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में भी सुना कि उन्होंने कहा कि इस तरह से करारा जवाब दिया जाएगा कि पुश्तें याद रखेंगी। तो ये शायद उसी कड़ी में इसको कूटनीतिक लिहाज से भी समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जो ये सर्वदलीय
प्रतिनिधिमंडल दुनिया के बड़े देशों में जब जाएगा और पूरी दुनिया से एक मत होकर आवाज उठेगी कि पाकिस्तान में किस तरह से नापाक इरादों को, आतंक को संरक्षण दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि भविष्य में इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। संध्या, देखिए, इस प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या और पार्टीवार अगर आप विश्लेषण करें तो एक संदेश बहुत स्पष्ट है कि हमारे आंतरिक जो मुद्दे हैं उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन जब आतंक के खिलाफ लड़ाई की बात आती है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात आती है, जब विदेश नीति की बात आती है, तो पूरा देश, सभी राजनीतिक दल एकजुट खड़े नजर आते हैं। ये भारत के एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। और याद होगा आपको कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था और पाकिस्तान में कुछ भारत के नेताओं के बयान के चर्चा में थे, तो क्या कहा गया था भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेना में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि पाकिस्तान ये इस बात को नहीं समझेगा, चूंकि परिपक्व और जिम्मेदार लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में किस तरह से लोग अपनी बात रखते हैं। पाकिस्तान इस बात को कैसे समझेगा, चूंकि वहाँ एक नाम मात्र की सरकार होती है, पीछे से उसे सेना चला रही होती है, आईएसआई चला रही होती है। पाकिस्तान में हमने देखा भी है कि कोई भी सरकार आप देख रहे हैं कि 5 वर्ष तक चल जाए तो ये एक अचंभा और अजूबा ही होता है, क्योंकि वो तख्ता पलट हो जाता है, और नहीं भी होता है तो सेना ही वो पूरी तरह से उस पर नियंत्रित करती है। तो अब दुनिया को ये बताने का समय है कि भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, और आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने में भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा अगर उसके यहाँ कोई आतंकी हमला होता है। और ये तरह से दुनिया की मदद कर रहा है। दुनिया के लिए एक वैश्विक चुनौती है आतंकवाद। तो भारत जो पहल कर रहा है, भारत जो सख्त कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ कर रहा है, या फिर आतंक को समर्थन देने वाले किसी देश के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि भारत ने अपने डॉक्ट्रिन में अभी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवादी, आतंक के समर्थक लोगों और आतंक के सरपरस्ती में, यानी कोई सरकार अगर आतंकवाद को सरपरस्ती देती है तो उसमें कोई विभेद नहीं करेगा, कोई भेद नहीं करेगा। तो अब ये बात दुनिया को बताने का समय है कि आप दुनिया के, चूंकि कुछ देश हम जानते हैं कि पाकिस्तान को गाहे बगाहे मदद करते रहते हैं, उनके साथ खड़े नजर आते हैं, या फिर एक तरह से ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के जो दावे हैं उन पर चुप हो जाते हैं, एक तरह से खुला समर्थन करने से बचते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जो पाकिस्तान में है उसके निंदा करने में। तो अब उनके लिए भी ये बिल्कुल शैलेंद्र, साफ तौर पर संदेश है कि ये बुद्ध की भूमि है, युद्ध में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन अगर आप छेड़ेंगे तो फिर भारत छोड़ेगा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस समय गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद में गुजरात राज्य सहकारी संघ की ओर से आयोजित विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका पर आयोजित महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री राज्य के मेहसाणा जिले में के पटेल और मधुबेन के पटेल नर्सिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे यहां फाल्कन ग्रुप के रेडी टू कुक फ्रोजन आलू प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह आज अहमदाबाद में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री पल्लव ब्रिज और विविध विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र में नागपुर में विदर्भ क्षेत्र में किसानों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विभाग और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। शिवराज सिंह चौहान नागपुर में राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करेंगे। वे कपास की फसलों को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कीट पिंक वॉलवर्म के लिए AI आधारित स्मार्ट ट्रैप का भी शुभारंभ करेंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे में JP नड्डा आज पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वो वाइब्रेंट विलेज गुंजी आदि कैलाश सहित सीमांत गांव में वाइब्रेंट योजना की समीक्षा करेंगे।
जेपी नड्डा का यह दौरा सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज पहले देहरादून जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से गुंजी पिथौरागढ़ जाएंगे, जहां वो वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। वो गुंजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे और साथ ही वो ज्योलिंग कोंग से आदि कैलाश के दर्शन और महिला फेडरेशन द्वारा गुंजी में संचालित होम स्टे का भी भ्रमण करेंगे। जेपी नड्डा के इस दौरे को उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से जेपी नड्डा का स्वागत किया है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 20 से 24 मई तक मलेशिया के लैंकावी में आयोजित होने वाले लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 के 17वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। लीमा 2025 में एक भारतीय मंडप स्थापित किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BML हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड सहित कई DPSU और निजी रक्षा कंपनियां प्रदर्शनी में भाग लेंगी और भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता का प्रदर्शन करेंगी। इस वर्ष डोर्नियर विमान और एक भारतीय नौसेना जहाज सहित भारतीय संपत्ति भी लीमा 2025 में भाग लेगी। प्रदर्शनी के दौरान रक्षा राज्य मंत्री मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद बिन नॉर्डिन से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। भारत और मलेशिया के बीच मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं, जो रक्षा और सुरक्षा सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में विस्तारित हुए हैं। दोनों देश 2024 में मलेशिया के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के दृष्टिकोण के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लीमा 1991 में स्थापित और द्विवार्षिक रूप से आयोजित एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनियों में से एक माना जाता है। दिल्ली में कल आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से थर्ड फ्रंट बनाने की घोषणा कर दी। इस पर बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण ही इन पार्षदों ने इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि हेमचंद, हिमानी जैन, रुनाक्षी शर्मा, उषा शर्मा, राखी यादव, साहिब कुमार, राजेश कुमार, मनीषा सुमन समेत 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है और हेमचंद गोयल को नए फ्रंट का नेता बनाया गया है। जिस तरह से 11 साल दिल्ली में विकास की गति रुकी थी और उसी तरीके से 2.5 साल में जो पार्षद थे वो भी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के कारण फ्रस्ट्रेट हुए और फ्रस्ट्रेट होकर के उन्होंने फौजखास के पार्षद कमल भारद्वाज, मालवीय नगर की पार्षद लीना कुमार ने इस्तीफा दिया है। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आम आदमी पार्टी के विधायकों पर जिसके नेतृत्व में उन्होंने काम किया एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किस तरह से पार्टी लोग छोड़ करके जा रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक GP सिंह ने छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना की सीमा पर 21 अप्रैल से 11 मई तक चले नक्सल विरोधी अभियान में शामिल CRPF एवं राज्य पुलिस के अधिकारियों और सैनिकों की सराहना की है। सोशल मीडिया एक्स पर CRPF के महानिदेशक GP सिंह ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चले दीर्घकालीन नक्सल विरोधी अभियान के समय CRPF एवं राज्य पुलिस के अधिकारियों एवं सैनिकों के साथ ऑपरेशनल जोन में उपस्थित रहकर लगातार रणनीतिक विमर्श किया और जवानों का उत्साह वर्धन किया। उन्होंने लिखा है कि बल के साथियों का उत्साह एवं समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। इस अभियान में सशस्त्र बलों को बड़ी कामयाबी मिली थी और अभियान के दौरान हुई 21 मुठभेड़ों में 16 वर्दीधारी महिला माओवादी समेत 31 माओवादी मारे गए थे और 35 हथियार बरामद किए गए थे। अभियान के दौरान 214 माओवादी ठिकानों एवं बंकरों को नष्ट किया गया था। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को NIA ने गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल चलाती हैं। जानकारी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को हिसार से गिरफ्तार किया गया है और आरोप है कि ज्योति ने भारतीय जगहों से संबंधित संवेदनशील जानकारी शेयर की।
और अब बात तिरंगा यात्रा की। तेलंगाना के हैदराबाद में सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ कई प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। इस रैली का आयोजन हुसैन सागर झील के टैंक बंड पर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने संघर्ष करके देश को विजय पथ पर लाया है। सेना को धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए ये यात्रा निकाली गई। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह नजर आया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देना है। जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। ये प्रस्ताव जम्मू कश्मीर सैनिक कल्याण बोर्ड ने रखा था। इसके लिए 4000 पूर्व सैनिक स्वयंसेवियों की पहचान की गई है। इनमें से 435 के पास लाइसेंसी हथियार भी हैं। इन पूर्व सैनिकों को प्रदेश के सभी 20 जिलों में बिजली केंद्रों, पुलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा में लगाया जाएगा। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड आज पूरे देश में 222 परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्टों में आयोजित की जा रही है। पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी है। ये परीक्षा 12 बजे तक आयोजित होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी और 5:30 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि इस बार 1.90 लाख से ज्यादा छात्रों ने जेईई एडवांस्ड के लिए आवेदन किया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। साल 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण घोषणा की है कि आज देश भर के सभी एएसआई स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। भारत ने बांग्लादेश से भारतीय बंदरगाह आने वाली कुछ वस्तुओं के आयात पर तत्काल प्रभाव से नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले सामान पर लागू नहीं होंगे। बांग्लादेश से किसी भी प्रकार के रेडीमेड कपड़ों का आयात भूमि पत्तन के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। हालांकि ये सामान नावा, शेवा और कोलकाता के समुद्री बंदरगाहों से होकर आयात किए जा सकेंगे। इसके अलावा फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड पेय, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कपास और सूती धागे के अपशिष्ट, प्लास्टिक और पीवीसी से तैयार सामान तथा लकड़ी से बने फर्नीचर के आयात पर प्रतिबंध रहेगा। इन वस्तुओं को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के किसी भी भू सीमा शुल्क केंद्र अथवा एकीकृत जांच चौकी से होकर तथा पश्चिम बंगाल के चंद्राबांध और फुलबारी जांच चौकी से होकर आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नए प्रतिबंध बांग्लादेश से मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और पत्थर के आयात पर लागू नहीं होंगे। और नए पोप लियो 14 का आज वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये समारोह भारत के समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे से शुरू किया जाएगा, जो कि पूरे 2 घंटे तक चलेगा। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दुनिया भर के तमाम नेता वेटिकन सिटी पहुंच चुके हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के पूर्व पोप फ्रांसिस का पिछले महीने
21 अप्रैल को 88 साल की आयु में निधन हो गया था। उसके बाद 8 मई को कार्डिनल ने वोटिंग करके नए पोप के तौर पर लियो का नाम तय किया था। नए पोप लियो का असली नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट है। कैथोलिक परंपरा के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद नए पोप को एक धार्मिक वस्त्र और एक अंगूठी दी जाएगी। ये उपहार नए पोप के पदभार ग्रहण करने का प्रतीक होते हैं। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।